अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप सबको पता है कि लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने प्रीवियस ईयर्स के जो 8-10 सालों के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को पेपर वाइज यानी फर्स्ट पेपर से 6th पेपर तक डिस्कस किया कि किस तरीके से पेपर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से हम बजट मैनुअल को रिवाइज्ड फॉर्म में फिर से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि 2020 से पहले हमारे पास क्या था, हम जब बजट मैनुअल पढ़ते थे उसको इन अकॉर्डेंस विद J&K कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब J&K की स्टेट को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया तो साथ ही साथ हमारे पास J&K कॉन्स्टिट्यूशन के बदले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया। तो अब जो बजट मैनुअल है उसे हम J&K कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस तो नहीं पढ़ सकते थे, तो इस वजह से वाइड SO 334 ऑफ 2020 डेटेड 28/10/2020 बजट मैनुअल को रिवाइज करके इन अकॉर्डेंस टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अफ्रेश नोटिफाई किया गया। यानी कि अब हमारे पास जो बजट मैनुअल है वो रिवाइज्ड बजट मैनुअल है। उसमें जहाँ जहाँ पे पहले J&K स्टेट में J&K कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस दी जाती थी, अब वहाँ पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रेफरेंसेस दी गई है। और जिस तरीके से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में टर्म्स को, प्रोसीजर्स को डिफाइन किया गया है, उसी तरीके की रेफरेंस अब इस बजट मैनुअल में दी गई है, जो कि रिवाइज्ड नोटिफाई हुआ है वाइड दिस SO नंबर 334। ऑलरेडी मैंने पेपर 4 यानी बजट मैनुअल एज पर ओल्ड सिलेबस, एज पर J&K कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस के हिसाब से कवर किया है, जिसकी वीडियोस आपको स्टार्टिंग में मेरी चैनल पे मिलेंगी। लेकिन अब क्योंकि बजट मैनुअल को भी अफ्रेश रिवाइज्ड फॉर्म में नोटिफाई किया गया 2020 में, और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि 4/2021 में हमारा जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स का सिलेबस भी रिवाइज्ड फॉर्म में नोटिफाई हुआ वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 318 JKGAD ऑफ 2021 डेटेड 8/4/2021। तो 4/2021 के बाद जो बजट मैनुअल का सिलेबस था वो भी चेंज हुआ, और उससे पहले 2020 में हमारा बजट मैनुअल भी चेंज हुआ। अब वो लोग जिन्होंने 2020 से पहले ट्रेनिंग की है उनको जो पेपर आएगा, क्योंकि हमें पता है आज के पेपर में 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ से कि किसको किस सिलेबस, किस मैनुअल के हिसाब से एग्ज़ाम देना है, वो वहाँ पे है। तो जिन्होंने काफ़ी पहले ट्रेनिंग की है और अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, जैसे 2015, 16, 17, 18 जब भी ट्रेनिंग की और अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको पेपर एज पर ओल्ड सिलेबस ही करना है, और उसके हिसाब से जितने सारे वीडियोस है बजट मैनुअल के, जितने लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो अब 2021 के बाद, 4/2021 के बाद, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ और साथ ही साथ हमारा बजट मैनुअल भी चेंज हो गया, तो अब जो है नए सिलेबस के हिसाब से हमें जो है आज से हम बजट मैनुअल को हम कवर करेंगे। नए सिलेबस के हिसाब से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर्स है रिवाइज्ड बजट मैनुअल के। ठीक है, तो चैप्टर 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 एंड 14 ये हमें पढ़ना है। जो पुराना सिलेबस था उसमें 2-3 चैप्टर्स ज़्यादा थे। अब इस रिवाइज्ड सिलेबस में वो 2-3 चैप्टर्स को डिडक्ट किया गया है। जैसे हमारा उस पहले वाले सिलेबस में एक्सपेंडिचर्स के रिलेटेड था, कोडिफिकेशंस के रिलेटेड था, इस रिवाइज्ड सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स जिन्होंने 4/2021 के बाद ट्रेनिंग की है उन पे ये वाला सिलेबस अप्लाई होता है, और जिन्होंने इससे पहले ट्रेनिंग की है उन पे जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से ही बजट मैनुअल को जो है अप्लाई होना है। ठीक है, तो चलिए आज से हम पहले
रिवाइज्ड जेएनके बजट मैनुअल को पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर से बजट मैनुअल को ही उठाया सो दैट उसे रिवाइज्ड फ्रेश फॉर्म में आपके सामने एज पर द रिवाइज्ड बजट मैनुअल लाऊं। ठीक है, क्योंकि पहले हमें चैप्टर 1 ही पढ़ना था, इंपॉर्टेंट बजट रिलेटेड टर्म्स, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, काफ़ी सारी टर्म्स आगे बढ़ते बढ़ते कवर हो जाएंगी, दैट टू इन ए ब्रॉडर सेंस। अगर हम स्टार्टिंग का चैप्टर 1 उठाएंगे तो डेफिनीशंस छोटी छोटी हिसाब से दी गई है, हल्की फुल्की डेफिनीशंस दी गई है, तो वो काफ़ी नहीं है उन चीज़ों को समझने के लिए। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और ब्रॉडर सेंस में जितनी हमारी डेफिनेशंस आती जाएंगी, बीच बीच में कवर होती जाएंगी, और फिर जो कुछ रहेंगी वो हम एट द एंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बजट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो यहां हम पहले देखेंगे कि बजट है क्या। ठीक है, बजट अगर हम लेमन लैंग्वेज में इसे डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, तो बजट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट एज पर इट्स पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर का एक स्टेटमेंट जिसमें एक गवर्नमेंट की कितनी आमदनी आती है और कितना खर्चा होता है, ये एक्सप्लेन करके लिखा होता है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग कितना उसका रिसीट्स रेवेन्यू रियलाइज हुआ और कितना उसने खर्चा किया, वो दर्ज होता है इस स्टेटमेंट में। ठीक, तो अगर हम ऐसे देखेंगे, जब हम डे टू डे वर्किंग में होते हैं तो हम बजट को सिंपली मानते हैं पैसा आना हमारे पास, कि कितना हमें आया, बजट में हमें कितना पैसा आया जिससे हमें खर्चा करना है। ठीक है, तो लेकिन इन ब्रॉडर सेंस एक्चुअली बजट का क्या मीनिंग है, बजट की क्या डेफिनेशन है, वो हम यहाँ से देखेंगे कि इसमें खाली पैसा आना नहीं है, इसमें दो चीजें होती है। एक तो कितना हमारे पास रेवेन्यू रियलाइज होगा, कितना पैसा हमें मिलेगा, और साथ ही साथ वो जो हमने पैसा कमाया उसमें से कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आता है। तो दैट मीन्स दो चीजें आती है बजट में, कि क्या हमारे पास पैसा कितना आया और कितना हमने खर्चा किया। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक यूटी का बजट देख रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट का बजट देखते हैं। ठीक है, एक घर का नहीं देखते, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखते, एक पूरी की पूरी यूटी का यानी एक गवर्नमेंट का बजट देखते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स एक गवर्नमेंट बजट जो होता है ये उस गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर साल का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि उस गवर्नमेंट ने उस साल में कितना रेवेन्यू कमाया और कितना खर्चा किया। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है यानी ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो हम इसे लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट तब तक लीगल नहीं माना जाता, तब तक इसकी अहमियत नहीं होती जब तक ना इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाए, वहां पास किया जाए और फाइनली अप्रूव किया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ठीक है, तो ये किस तरीके से अप्रूव कराया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम डेफिनेशन में इतना ही देखेंगे कि स्टेटमेंट है रिसीट्स का यानी रेवेन्यू का। रिसीट्स जहाँ पे भी मैं बोलूंगी उसका मतलब है रेवेन्यू, यानी रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर्स का एक गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है जिसको पेश किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर पेश करने के बाद इसको अप्रूव करता है कौन? गवर्नर। और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इसे पास करना पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जब पेश किया तो असेंबली को इसे पास करना पड़ता है, और पास करने के बाद इसको अप्रूव कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने देखा कि जो बजट है इसके दो कंपोनेंट्स है, एक तो रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, बजट हम छोटे छोटे बड़े बड़े सारे के सारे रिसोर्सेज को अकाउंट में लेने के बाद बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका फाइनल आउटकम होगा, यानी कितना फायदेमंद ये साबित होगा।
अब देखिए, हम यहाँ पे बजट कर रहे हैं, बजट मैनुअल पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जब भी बजट मैनुअल पढ़ना होता है, अगर अर्सवाइल स्टेट में पढ़ते तो इन अकॉर्डेंस विद J&K कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता था, क्योंकि जो बजट में हम पढ़ते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताए गए थे। और क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो उसके अकॉर्डेंस हमें पढ़ना है, यानी उसको भी साथ साथ देखना है, क्योंकि ये सारी टर्म्स बजट वगैरह जो हम आगे देखेंगे, ये इनके प्रोसीजर्स हमें जो है काफ़ी हद तक जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें भी एक्सप्लेन किए गए हैं, और उस वजह से हमें जो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको मद्देनजर रख के बजट मैनुअल पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाहे अर्सवाइल स्टेट हो, यानी चाहे J&K कॉन्स्टिट्यूशन हो, या एनुअल फाइनेंशियल या J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, ठीक है, यानी या चाहे हमारी अर्सवाइल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था या आज हमारी यूटी में जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन वोग है वो है, इन दोनों में कहीं पे भी बजट टर्म यूज नहीं की गई है। उसके बदले बजट को किस टर्म से बताया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर आप J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 41 देखेंगे, वहां पे आपको बजट नहीं बोला गया है, वहां पे बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जो है बताया गया है। तो इसी तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, J&K कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी बजट को बजट का नाम नहीं दिया गया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ये एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक यूटी का, एक स्टेट का। तो बजट के बदले जो है हमारा इसमें नाम क्या दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर एग्जाम में बजट आए, वेल एंड गुड, अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो उसका मतलब भी वही होता है, यानी बजट ही, तो आप वही डेफिनेशन लिखेंगे, वही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो ऊपर हमने बजट के अंडर दिखाई है। दैट मीन्स आप लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट एंड इज डिफाइंड एज, और इट मीन्स दैट ए स्टेटमेंट ऑफ, इस तरीके से आप उसको फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है, नाउ बजट हम जो है एनुअल बेसिस पे बनाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, ना कि एक कैलेंडर ईयर के लिए। बजट हमेशा ग्रॉस बेसिस पे बनता है। बजट में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर सेपरेटली दिखाए जाते हैं, और बजट हमेशा कैश बेसिस पे बनाया जाता है। नाउ बजट को है हम डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बजट, जैसे देखो बजट में किस रिलेटेड हम बात करते हैं? पैसों के रिलेटेड। अब पैसा है तो ऑब्वियसली अकाउंट्स आएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे कि बजट जो है उसको हमने डिफरेंट डिविजन्स के अंडर पढ़ना है, यानी डिफरेंट अकाउंट्स के अंडर जो है उसको कैटेगराइज करके पढ़ना है। तो बजट के जो है 3 डिविजन्स है। पहला कंसोलिडेटेड फंड, जो कि सेक्शन 67 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर पूरा इसका प्रोसीजर डिफाइन किया गया है, और बजट मैनुअल में तो है ही, लेकिन मैंने जैसे बताया इन अकॉर्डेंस विद द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है तो वहां पे सेक्शन 67 में बताया गया है। इसी तरीके से कंटिजेंसी फंड, सेक्शन 69 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और थर्ड जो डिवीजन है वो है पब्लिक अकाउंट, जो सेक्शन 68 ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फॉल करता है। तो दैट मीन्स अब कितने डिविजन्स आए बजट के? 3, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, नाउ अब हम इन तीनों डिविजन्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि ये तीनों डिविजन्स क्या है। पहला कंसोलिडेटेड फंड। ये कंसोलिडेटेड फंड जो है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 2661 के अंडर वहां फॉल होता है। यहाँ हमें J&K कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखना है, तो हम यहाँ पे J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो देखेंगे। वहां कंसोलिडेटेड फंड, जैसे मैंने पहले ही बताया, सेक्शन 67 के अंडर फॉल होता है। ठीक है, नाउ ये कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है? कंसोलिडेटेड फंड वो अकाउंट है, वो डिवीजन है जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू को रिसीव करता है, यानी गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जितना भी पैसा कमाता है, जितना भी पैसा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में एक गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है किसी भी तरीके से, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एड हो,
या मैं आपको यहाँ ऐसे बताती हूँ कि हर किस्म का पैसा जो भी गवर्नमेंट एक साल में कमाती है, ठीक है, यानी हर टाइप का रिसीट मतलब एक टाइप का रेवेन्यू, एक रिसीट मीन्स एक टाइप का रेवेन्यू, यानी जितने टाइप के रिसीट्स एक साल में एक गवर्नमेंट के पास रिसीव होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, साल जब भी मैं बोलूं मीन्स फाइनेंशियल ईयर, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रिसीट्स एक गवर्नमेंट के पास रिसीव होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू, कुछ रिसीट्स को छोड़ के, वो हम आगे देखेंगे वो कुछ क्या है, कुछ रिसीट्स को छोड़ के जितने भी सारे रिसीट्स एक गवर्नमेंट के पास, यानी जितना भी सारा पैसा कुछ को छोड़ के एक गवर्नमेंट के पास एक साल में रिसीव होता है, वो सारा का सारा इसी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है, ठीक है। यानी कि अब हम देखेंगे ये क्या क्या पैसा है। चलो टैक्सेस है, टैक्स के थ्रू जितना पैसा आया, नॉन टैक्स यानी फीस वगैरह के थ्रू जितना चार्जेस वगैरह के जो ना पैसा आया, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बाकी किसी गवर्नमेंट से, वो पैसा, या ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं उसके अब रिपेमेंट्स आ रहे हैं, वो पैसा, इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, वो पैसा, चार्जेस किसी चीज पे है, फाइन्स किसी चीज पे है, वो पैसा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रिसीट्स मैंने आपको गिनवाए, ये सारे के सारे कहाँ गवर्नमेंट तो रिसीव कर रही है, कहाँ जाएंगे, ये जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है। दैट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड में ये सारे के सारे जमा हो जाते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड में सारा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से एक्सेप्ट अ फ्यू, मैं बार बार दोहरा रही हूं, एक्सेप्ट अ फ्यू रिसीट्स, जितना सारा पैसा गवर्नमेंट रिसीव करती है वो सारा का सारा जो है किसी भी तरीके से आए वो किस में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में, क्योंकि जमा तो किसी अकाउंट में होना है ना, तो वो किस में होता है, कंसोलिडेटेड फंड में। अब कंसोलिडेटेड फंड में तो जमा हो गया एक साल में। अब जैसे सपोज 2021-22 यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में जितना सारा रिसीट, जितना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने रियलाइज किया एक्सेप्ट अ फ्यू, वो किस में आया, कंसोलिडेटेड फंड में। अब इस फंड में तो ये पैसे जमा हो गए, अब इन पैसों का करना क्या है, अब इन पैसों का खर्चा करना है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन आएगा, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 है ना, यानी हमारा जो इस टाइम फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अब गवर्नमेंट पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में रिसीव किए हुए मनी का खर्चा करेगी। समझ आई बात, यानी साल 2021-22 में जो पैसा रिसीव हुआ कंसोलिडेटेड फंड में, अब उसी पैसे से गवर्नमेंट साल 22-23 के खर्चे पूरे करेगी, ठीक है। लेकिन ये खर्चे आसानी से पूरे नहीं होते कि हाँ जी पैसा है हमारे पास उठा के निकाल लो, नहीं, इसको लेजिस्लेचर का प्रॉपरली अप्रूवल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी प्रॉपर एसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल के खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। यानी पैसा तो आया, जमा तो हो गया, अब खर्चा करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें होना चाहिए लेजिस्लेचर का क्या वोट, यानी लेजिस्लेचर पास करनी चाहिए उस खर्चे को, और फिर उस खर्चे को अप्रूव करना चाहिए कौन, गवर्नर। तब ही हम पिछले साल में जमा किए हुए रेवेन्यू को नेक्स्ट ईयर में अपने खर्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे उनको कंस्ट्रक्शंस करनी है, पब्लिक वर्क्स में लगाना है, सैलरीज देनी है, डेवलपमेंट्स करने हैं, तो उन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वही पैसा जो गवर्नमेंट ने पिछले साल में कलेक्ट किया एज रेवेन्यू इन कंसोलिडेटेड फंड, वो नेक्स्ट ईयर में खर्चा करेगी अपने एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया ये एक्सपेंसेस आसानी से नहीं हम उसमें से निकाल के खर्चा कर सकते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें हमें लेजिस्लेचर से इन खर्चों को जो है पास कराना पड़ता है, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूव कराना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उनका खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रोसेस होती है, वो आगे वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएगा।
नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आता भी है और फिर इस फंड से खर्चा करना भी है, तो दैट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड के भी दो सब डिविजन्स आएंगे। एक तो रिसीट्स यानी पैसा आना इसमें, और एक्सपेंडिचर यानी फिर इस आए हुए पैसे से खर्चा करना। ठीक, तो जो रिसीट्स है इसमें हमारे पास हमने जितने भी हमारे पास रिसीट्स आते हैं यानी जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आता है उनको हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा पब्लिक डेट और तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस। समझ आई बात? ये हमारा रिसीट्स है किसका? कंसोलिडेटेड फंड का। यानी मैं फिर से बताती हूँ, कंसोलिडेटेड फंड में पैसा भी आया और अब खर्चा भी करना है, तो दैट मीन्स 2 डिवीजन बने। एक तो आया रिसीट वाला, रिसीट मैंने आपको बताया रेवेन्यू, और दूसरा आया फिर खर्चा वाला, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स में 3 कैटेगरीज मैंने बताई कि जितने सारे हमारे पास रिसीट्स आते हैं, जितना सारा रेवेन्यू आता है, ऑब्वियसली उसे हमें कैटेगराइज थोड़ा सा करना पड़ता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, कि हमें समझ आए कि कौन सा रिसीट किस तरीके का है। तो हमने इस रिसीट को, इस रेवेन्यू को अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया है? कैटेगराइज किया है। नाउ पहला हमने देखा रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास वो वाले रिसीट्स आते हैं जो हम टैक्सेस के अंडर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या अगर सेंटर से कुछ रिसोर्स यूटी को दिया जाए, ठीक है, वो एक्सेप्ट लोन्स इसमें नहीं होते कवर रेवेन्यू रिसीट्स में। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे हमारी यूटी को, वो रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा। लेकिन उसके बगैर अगर कोई एड वगैरह दे या कोई और रिसोर्स दे तो वो इसमें कवर हो जाता है। तो क्या आया इसमें? इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, या हमारा जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी एडमिनिस्ट्रेशन की थ्रू कुछ पैसा आया हमारे पास, या अगर गवर्नमेंट ने कोई रिसोर्स अदर देन लोन जो है वो दे दिया, वो किस में आएगा? हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में। अब इस रेवेन्यू रिसीट्स को भी हमने जो है 4 कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया है। पहला मैंने बोला हमारे पास जो है रेवेन्यू आएगा किसके अंडर? टैक्सेस के थ्रू आ सकता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वे से आ सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस दे, रिसोर्स दे, ठीक है। तो हम जो है अब इन ऑब्वियसली ये 3-4 अलग अलग कैटेगरीज बनेंगे। तो पहला हम जो है टैक्स, मैंने बताया टैक्स रेवेन्यू या रेवेन्यू, या ये वो वाले रिसीट्स को इंक्लूड करता है, यानी ये वो वाले पैसे को, वो वाले रिसीट को इंक्लूड करता है जो टैक्स के थ्रू आए, चाहे वैट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पैसेंजर टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, यानी जिस भी टाइप का टैक्स हो वो किस में कैलकुलेट होगा? टैक्स रेवेन्यू के अंडर। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बताया जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के थ्रू आए तो वो आता है नॉन टैक्स, यानी कि वो टैक्स वाला नहीं है, वो चार्जेस है, वो फाइन्स है, वो फीस है, वो वाला रेवेन्यू किसके अंडर कैलकुलेट होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि रिसोर्सेज आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो आएंगे ग्रांट इन एड में, ठीक है। ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो हमें रिपे नहीं करने पड़ते, यानी वो हमें गवर्नमेंट को वापस नहीं करने पड़ते। गवर्नमेंट को हमें वापस कौन से करने पड़ते हैं? जो लोन्स हो, और लोन्स हमने एक्सक्लूड किए यहाँ पे। तो दैट मीन्स इनमें क्या आपको रिसीट्स में क्या आएगा? ग्रांट इन एड में वो वाले रिसोर्सेज जो आपको रिपे नहीं करने हैं गवर्नमेंट को, जो आपको वो हेल्प करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है सेंट्रल टैक्सेस के शेयर, यानी कि जो सेंटर के पास टैक्सेस होते हैं वो उनमें से एज पर द नीड, वो अगर किसी स्टेट को या किसी यूटी को कुछ पैसा चाहिए होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स के शेयर में से कुछ कुछ इनको दे देती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड का रिसीट्स पोर्शन है उसमें जो हमने देखा पहला रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू किस किस तरीके से हमारे पास आता है, वो ये 4 चीजें हैं रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर, ठीक है। नाउ दूसरा क्या था उसमें? दूसरा था पब्लिक डेट। पब्लिक डेट कौन से वाले रेवेन्यू होते हैं, कौन से वाले रिसीट्स होते हैं? जो कि गवर्नमेंट लोन्स के थ्रू अपने पास पैसा कलेक्ट करती है, चाहे वो लोन्स किसी और स्टेट से ले, किसी और यूटी से ले, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले, या वो लोन बैंक से उठाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाए, ठीक है। यानी कि जितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स
हमारी गवर्नमेंट एक साल में रेज करती है, यानी कि जितने सारे लोन्स लेती है उन सारे लोन्स में क्या आता है, पैसा ही आता है, यानी रेवेन्यू ही आता है। तो दैट मीन्स जो रेवेन्यू वाले लोन वाले रिसीट्स हमारे पास होते हैं जिनके थ्रू लोन गवर्नमेंट लेती है, वो किसके अंडर कैटेगराइज होते हैं, पब्लिक डेट के अंडर। ठीक है, उसके बाद थर्ड मैंने बताया लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो चीज होती है, यहाँ पे वो रिसीट्स हमारे पास आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। देखो गवर्नमेंट तो लोन्स ले रही है, वो आता है पब्लिक डेट में, लेकिन गवर्नमेंट हमें पता है लोन्स देती भी है ना, एम्प्लॉयज को देती है, नॉर्मल अपनी पॉपुलेशन जो उसकी यूटी की है या स्टेट की है उनको देती है, या किसी और स्टेट को दे दिया। ठीक है, तो ओब्वियसली फिर उन दिए हुए लोन्स की जो रिकवरी आएगी अलोंग विद इंटरेस्ट, वो कैटेगराइज होता है लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर। समझ आई बात? तो दैट मीन्स जो हमारा रिसीट्स पोर्शन है किसका, कंसोलिडेटेड फंड का, वहां पे हमने क्या देखा कि पहला रेवेन्यू रिसीट्स, यानी जिसमें हमारे टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, हमारे जो रिसोर्सेज आते हैं, यानी हेल्प पहुंचती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे जो टैक्सेस का वो थोड़ा सा शेयर देते हैं, वो कैलकुलेट होते हैं किसके अंडर, रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर। उसके बाद हमने देखा पब्लिक डेट, ये वो वाले रिसीट्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट लोन्स खुद के लिए उठाती है कहीं से भी, चाहे ट्रेजरी बिल से, वेज एंड मीन से, मार्केट बोरोइंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, उसके बाद तीसरा देखा हमने लोन्स एंड एडवांसेस, यानी इसमें रिकवरी आती है दिए हुए लोन्स की। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हुआ क्या, हमारा रिसीट्स पोर्शन यानी रेवेन्यू पोर्शन किसका, कंसोलिडेटेड फंड का, जिसके अंडर हमने तीन चीजें देखी। कौन कौन सी फिर से बताती हूँ, रेवेन्यू रिसीट्स जिसकी 4 सब कैटेगरीज थी, पब्लिक डेट, ठीक है, और लोन्स एंड एडवांसेस। हो गया ये तो हमारे पास पैसा आया कंसोलिडेटेड फंड में इन 3 तरीकों से। ठीक, अब इन 3 तरीकों से आया हुआ पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड में है, इसका हमने एक्सपेंस करना है, एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो बी पोर्शन था कंसोलिडेटेड फंड का यानी एक्सपेंडिचर, अब हम वो देखेंगे कि ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने रेवेन्यू को कैटेगराइज किया अलग अलग कैटेगरीज में, जो रेवेन्यू हमारे पास आया, इसी तरीके से हमने जो अब एक्सपेंडिचर करना है उसको भी हमने कैटेगराइज किया है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा कंसोलिडेटेड फंड का, उसको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर विद इन रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, दोनों नाम है इसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर विद इन रेवेन्यू अकाउंट। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स है, ये वो वाले एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमें काम आते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, या मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफिसेस को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि हमारी जो ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में जो भी हमें खर्चा आता है, वो खर्चा होता है कैटेगराइज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमारी सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, टी, M&S, RRT, पेट्रोल चार्जेस और जितने सारे चार्जेस हमारे ऑफिसेस को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे किसमें हम कैटेगराइज करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी एसेट या डेवलपमेंट में, एसेट डेवलपमेंट या क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिजल्ट नहीं होता, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इससे हम बिल्डिंग्स नहीं बनाते, रोड्स नहीं बनाते, कोई डेवलपमेंट नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, हमारे जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, उन पे खर्चा करते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर आउटसाइड रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ये वो वाले एक्सपेंसेस है जो हम किस पे इनकर करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डेवलपमेंटल वर्क्स पे, क्रिएशन ऑफ एसेट्स पे। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है ऑफिसेस को चलाने में, सैलरीज वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेट्रोल चार्जेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंटल वर्क्स करे, कंस्ट्रक्शंस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, थर्ड डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो वाले एक्सपेंडिचर्स है जिसमें गवर्नमेंट ने जो लोन्स लिए थे उनको वापस चुकाती है।
ऑब्वियसली लोन्स लिए तो चुकाना भी है, तो दैट मीन्स वो वाले एक्सपेंसेस, वो वाले खर्चे जो एक गवर्नमेंट जो है किस पे करती है, अपने लोन को चुकाने पे, उसे हम कहते हैं क्या, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। कहीं से भी लिए हो उनको चुकाने में जो एक्सपेंसेस जाते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में। उसके बाद फोर्थ क्या है, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या ओपन मार्केट बोरोइंग से क्या ली है, बॉन्ड्स बनाए थे, सिक्योरिटीज बनाई थी, ठीक है, उनकी रिपेमेंट को, ठीक, यानी बॉन्ड्स उनके साथ बनाए थे या सिक्योरिटीज जो है वो ली थी, तो यानी वो हायर की, क्या कहते हैं वो ली थी उनसे, वो एक्वायर की थी, सिक्योरिटीज एक्वायर की थी, या बॉन्ड्स जो है वो बनाए थे, तो उनके रिपेमेंट में जो भी गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, खर्चा होगा, वो आता है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैंने आपको लिखा है कि कौन कौन से जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या ओपन मार्केट बोरोइंग्स कहाँ कहाँ से होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेटेड फंड, जो कि पहला डिवीजन है बजट का। समझ आई बात, काफी आसान है। कंसोलिडेटेड फंड जिसमें सारे के सारे रिसीट्स आते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू, और उन रिसीट्स को जब वो एक फाइनेंशियल ईयर में जमा होते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसमें से हम फिर खर्चा करते हैं आफ्टर द पैसेज इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अप्रूवल बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। और हमने देखा कि इस हिसाब से दो कंपोनेंट्स आए कंसोलिडेटेड फंड के, एक तो उसका आया रिसीट जिसमें हमने देखे कि 3 कैटेगरीज थी, और उसके बाद आया एक्सपेंडिचर जिसमें हमने देखा कि 4 कैटेगरीज है। ठीक है, नाउ सेकेंड डिवीजन ऑफ बजट इज कंटिंजेंसी फंड, जो कि फॉल होता है आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन 2662 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 266 के सब 2 क्लॉज के अंडर, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 69 के अंडर। अब ये कंटिंजेंसी फंड है क्या? कंटिंजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसमें गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग पे कुछ पैसा रखती है, सो दैट अगर ड्यूरिंग करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स अराइज हो जाए तो उनके लिए इसी फंड से पैसा निकाल के खर्चा किया जाता है। देखो मैं ऐसे समझाती हूं, सपोज बजट पास हो गया और अचानक से साल जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो फ्लड आ गया। ये तो गवर्नमेंट को पहले से पता नहीं था कि फ्लड आएगा, सो दैट उसके लिए जो है बजट रखे। ये अचानक से, जैसे हमने देखा साल 2014 में आया, या जिस तरीके से हमने मेडिकल एक्सीजेंसीज देखी कोरोना के टाइम पे, अचानक से वो अराइज हो गई, है ना। तो ऐसी चीजों को जो कि साल में अचानक से आपके सामने उठ खड़ी हो जाती है और उनके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को पता नहीं होता है, कुछ एक्सपेंडिचर्स अचानक से उठ खड़े हो जाते हैं साल के बीचों बीच, वो भी इमरजेंसी नेचर के। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को अब कहां से कवर करें, कहां से इनके लिए पैसे अरेंज करें? तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो साल के स्टार्टिंग पे ही कंटिंजेंसी फंड में कुछ पैसा रखती है, सो दैट अगर साल के चलते कुछ ऐसे अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अराइज हो जाते हैं तो फिर वो उस फंड से पैसा निकाल के उन अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को कवर करती है। ठीक है, अब ये अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स क्या हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, फेमाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक्स या बाकी डिजास्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनको फिर गवर्नमेंट कैटेगराइज करती है एज नेचुरल डिजास्टर वगैरह, तो उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो है साल के स्टार्टिंग पे ही कुछ पैसा अलग रखती है, और इस पैसे का नाम है कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, ये एनुअली जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम एनुअली यहाँ पे बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है ये एनुअली कुछ फिक्स्ड अमाउंट रखती है, और अब अगर ये फिक्स्ड अमाउंट खर्च हो जाता है सारा का सारा और अभी एक्सपेंसेस और चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है और पैसा रिलीज कर सकती है इस फंड के अंडर आफ्टर द पैसेज इन लेजिस्लेचर असेंबली एंड देन
अप्रूवल बाय गवर्नर, यानी अगर उसको और पैसा चाहिए होता है तो लेजिस्लेचर में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले पास कराना पड़ता है ये एक्सपेंडिचर, और फिर गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसको अप्रूव करके दे देते हैं। अब मसला ये है कि ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाला जाता है, ठीक है। यानी कंटिंजेंसी में जो पैसा रखा जाता है वो कहां से लाया जाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाला जाता है। जब कंसोलिडेटेड फंड से बाकी एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव कराया जाता है, उसी टाइम पे कंसोलिडेटेड फंड से ही कंटिंजेंसी फंड के लिए पैसा निकाल के इस फंड के अंडर रखा जाता है, ठीक है। प्रेजेंटली जो हमारी कंट्री का कंटिंजेंसी फंड है वो है 500 करोड़, ठीक है। और हमारी यूटी का जो कंटिंजेंसी फंड है वो है 25 करोड़। तो क्या होता है, जितना एक साल में ये पैसा खर्च होता है तो नेक्स्ट ईयर इसको फिर रिकूप किया जाता है, यानी उतना पैसा इसमें वापस डाला जाता है, सो दैट इसकी जो फिक्स्ड लिमिट है वो बराबर उस साल में उतनी फिर से आ जाती है। सपोज अगर 25 करोड़ से इस साल में 10 करोड़ खर्चा हो गया तो नेक्स्ट साल में इसको फिर से वो 10 करोड़ वापस कंसोलिडेटेड फंड से डाले जाएंगे और इसको फिर से 25 करोड़ बनाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिकूप किया जाता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड आफ्टर द पैसेज इन लेजिस्लेचर एंड अप्रूवल बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। नाउ थर्ड डिवीजन जो है बजट का वो कौन सा है? पब्लिक अकाउंट। ये फॉल होता है आर्टिकल 2662 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 69 के अंडर फॉल होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, मैंने बार बार आपको बताया कि सारे के सारे रिसीट्स एक्सेप्ट फ्यू किस में जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड में। तो वो जो फ्यू थे वो फ्यू आते हैं किस में? पब्लिक अकाउंट में। समझ आई बात? जो सारे के सारे रिसीट्स एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास आते हैं वो मैंने कहा कंसोलिडेटेड फंड में जमा होते हैं एक्सेप्ट फ्यू रिसीट्स। तो वो फ्यू रिसीट्स जो है वो कहाँ पे क्रेडिट होते हैं, कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? वो आते हैं पब्लिक अकाउंट में। अब वो फ्यू कौन से हैं? वो सारे हैं जो गवर्नमेंट जो है लेती तो है लेकिन उसे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सम टाइम वापस करना पड़ता है उसी को जिससे उसने वो लिए होते हैं। वो लोन नहीं होते, वो लोन नहीं होते, वो ऐसे रिसीट्स है जो गवर्नमेंट लेती है, अपने पास रखती है और फिर वापस दे देती है, ठीक है। अब ऐसे कौन से रिसीट्स है अभी हम देखते हैं। इन रिसीट्स को जो पब्लिक अकाउंट के अंडर आते हैं इनको हमने कैटेगराइज किया है 3 ग्रुप्स में। वो वाले रिसीट्स जो गवर्नमेंट लेती है फिर वापस देती है, मतलब कि जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है। मैंने 100 रुपए बैंक में रखा यानी गवर्नमेंट के पास रखा, बैंक गवर्नमेंट का है, और फिर जब मुझे जरूरत पड़ी बैंक से वापस निकाला, ऐसे वाले रिसीट्स। या हमारे जीपी फंड हम डिडक्ट करते हैं फिर किसके पास जाते हो? गवर्नमेंट को। जब मुझे जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट से वापस ले लेती हूँ। तो ये लोन मत हुआ, ये लोन से डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन ये ऐसे रिसीट्स है कि जिस सोर्स से गवर्नमेंट के पास जाते हैं गवर्नमेंट को आफ्टर सम टाइम उसी सोर्स को वापस करने पड़ते हैं। ये ऐसे वाले रिसीट्स है, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि ये रिसीट्स जो है 3 टाइप्स पे कैटेगराइज किए हैं। पहला, जहां पे गवर्नमेंट एक्ट करती है एज बैंकर, यानी कि गवर्नमेंट बैंक की तरह रहती है, यानी हम उसको रिसीट अपने देते हैं, अपना पैसा देते हैं, वो हमें विद इंटरेस्ट वापस दे देती है, ठीक है। जैसे हमारा जीपी फंड, सीपी फंड, एसएलआई, एनपीएस, इनको हम अनफंडेड डेट्स भी कहते हैं। अब दूसरा, जहां पे गवर्नमेंट एक्ट करती है एज ट्रस्टी, ठीक है। इनमें क्या आता है? सिविल डिपॉजिट्स आते हैं, इनमें जो है डेप्रिसिएशन फंड आता है, रिजर्व फंड्स आते हैं, फॉरेस्ट डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ लोकल बॉडीज आती है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट एक्ट करती है ट्रस्टी। और तीसरे जो एडजस्टिंग नेचर के अकाउंट्स होते हैं, जैसे रिमिटेंसेस हुई, सस्पेंस अकाउंट वगैरह हुआ,
वो आते हैं किसके अंडर, इस थर्ड कैटेगरी के अंडर। ठीक है, तो दैट मीन्स पब्लिक अकाउंट में वो वाले रिसीट्स एकोमोडेट होते हैं जो गवर्नमेंट अपने पास कुछ वक्त के लिए रखती है और फिर उसी सोर्स को वापस देती है। उसे उसी सोर्स को कभी भी वो वापस देना पड़ता है जब वो सोर्स मांगे। देखिए, अब अगर यही रिसीट्स हम कंसोलिडेटेड फंड में डालेंगे, ठीक है, हम कहेंगे क्यों नहीं डालें हम कंसोलिडेटेड फंड में। हमने देखा कंसोलिडेटेड फंड से हम फिर एक्सपेंसेस करते हैं, वो एक्सपेंसेस सैलरीज पे जाती है, डेवलपमेंटल वर्क्स पे जाती है। अगर हम ये रिसीट्स को उसी में डालेंगे और फिर खर्चा करेंगे, तो फिर जब उस बंदे को वापस चाहिए होगा, जीपी फंड वापस चाहिए होगा, एसएलआई वापस चाहिए होगा, हमारे जो डिपॉजिट से वापस चाहिए होंगे, तो गवर्नमेंट कहां से लाएगी? उसने तो खर्चा किया होगा सैलरीज पे, डेवलपमेंटल वर्क्स पे, है ना। तो दैट मीन्स जो पब्लिक अकाउंट में पैसा आता है वो गवर्नमेंट न तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकती है, न तो कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकती है। गवर्नमेंट इनमें क्या करती है, वो शेयर मार्केट में यूज कर सकती है। सो दैट एक तो वो खुद भी पैसा उसमें जो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जो है पब्लिक अकाउंट के अंदर जो रिसीट्स है जब हम लेते हैं उन पे इंटरेस्ट देती है, जैसे हमारा जीपी फंड, हमारा एनपीएस, हमारा एसएलआई, तो इंटरेस्ट कहां से आता है? गवर्नमेंट जो है वो शेयर मार्केटिंग में इनको यूज करती है। समझ आई बात? तो इस वजह से ये कुछ ऐसे नेचर के रिसीट्स है जिनको हम कंसोलिडेटेड फंड में न डाल के अलग फंड में पब्लिक अकाउंट में एकोमोडेट करते हैं। तो अब अगर पब्लिक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है, यानी जीपी फंड के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें हमें कोई भी लेजिस्लेचर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक अकाउंट से आराम से जब चाहे गवर्नमेंट वापस पैसा निकाल सकती है। अदरवाइज अगर 10 बंदों को जीपी फंड देना है तो फिर तो लेजिस्लेचर बिठानी पड़ती है ना। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे आराम से पैसा निकाला जा सकता है। तो ये थे 3 डिविजन्स ऑफ बजट। और बजट क्या है, बजट हमने देखा क्या है, फिर इसके 3 डिविजन्स देखे क्या है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ जब बजट हम बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या मेथडोलॉजी दिमाग में रखनी होती है। पहला, गोल सेटअप करने हैं कि हमें कौन कौन सी स्कीम्स अचीव करनी है, कौन कौन सी सर्विसेज अचीव करनी है, कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और फिर ये भी देखना है कि किस तरीके से इन गोल्स को हम विद कंफर्ट अचीव करें। ठीक, उसके बाद हमें देखना है, गोल सेटअप किए, फिर देखना है हमने कि हमारे पास कितना फाइनेंशियल डेटा है, यानी हमारे पास कितना पैसा है। मुझे जो ये गोल करना है, क्या मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे वर्कआउट करूं मैं इसको। ठीक, उसके बाद अगर जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, यानी लास्ट ईयर जो मैंने अपनी एक स्कीम बनाई थी, अपने प्रोसीजर्स बनाए थे, अगर उसमें मुझे कुछ डेफिशिएंसीज अराइज हुई, ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या रेमेडीज मैं इस साल अप्लाई करूं कि इस साल मुझे वो डेफिशिएंसीज, वो लूप होल्स ना हो। फाइन। और फिर फाइनली जो हम देखेंगे कि फाइनली अब मैंने देखा कि मेरे पास गोल क्या है, फाइनेंस कितना है, मेरे पास अगर कुछ डिफिशिएंसी है तो कैसे ओवरकम करना है, और फाइनली ये देखना है कि रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से मुझे एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है डिफरेंट पैरामीटर्स में, सो दैट मेरा रिजल्ट आउटकम जो है वो अच्छा रहे और वो एज पर जो मैंने कॉस्ट लिमिट सेटअप किए हैं उसके अकॉर्डिंग्स हो। समझ आई बात? तो ये 4 पॉइंट्स है इसमें मेथडोलॉजी में। नाउ जैसे हमने देखा कि चैप्टर था बजट, इंट्रोडक्शन ऑफ बजट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि बजट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, हम बजटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि बजटिंग से हमें ये पता चलता है कि मुझे फ्यूचर टाइम में, यानी अगर मैंने इस साल का बजट बनाया, मुझे इस साल में क्या क्या चीजें अचीव करनी है और किस तरीके से अचीव करनी है, इसका एक प्रॉपर मेरे पास प्लान होता है। और वो प्लान कैसे होता है? बजटिंग की वजह से। अगर मैं बजटिंग ना करूं तो हैफेजर्ड मैनर में सारा रहेगा। मुझे अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, जो मकसद है मेरा, उसको पूरा करने के लिए मेरे पास प्रॉपर रास्ता नहीं होगा, मेरे पास प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं होंगे, मुझे पता नहीं होगा फाइनेंस कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है। तो मैंने जो गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए मैंने प्रॉपर प्रोसीजर प्रिपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो वो चीज किस तरीके से पॉसिबल है? ओनली थ्रू बजटिंग। ठीक है,
बजटिंग में क्या हम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी उन्हें हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं छोटे छोटे वर्क प्लान्स के अंडर, प्रोजेक्ट्स के अंडर, एक्टिविटीज के अंडर, सो दैट उन्हें आसानी से हम अचीव कर पाए। ठीक है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। समझ आई बात? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे अंडर डिफरेंट प्लान्स वगैरह तो कोई हमें मैसअप हो जाएगा, कोई चीज़ हमें अचीव करने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ बजट कि इट हेल्प्स अस टू डिवाइड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल्ड वर्क प्लान्स, एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, नाउ बजटिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, आइदर वो नेचुरल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ये हमें बजटिंग से ही पता चलता है। और जब हमें पता चलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तभी हम जो है हम अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं फॉर किसके लिए, फॉर कमर्शियल बिजनेस, फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दैट मीन्स बजटिंग जो है वो हमें बताती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फॉर मीटिंग आवर गोल्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट मीन्स ये भी किस वजह से ही हमारे पास पॉसिबल है, ड्यू टू बजट। समझ आई बात? नेक्स्ट, बजट जो है हमें ये बताता है कि जो गवर्नमेंट की वाइड स्प्रेड वॉल्यूमेटिक एक्टिविटीज है, यानी गवर्नमेंट की बड़े बड़े प्लान्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है जो कि वैरिड नेचर के हैं, यानी डिफरेंट नेचर्स के, उनको हम किस तरीके से यूनिफॉर्मली अचीव करें। समझ आई बात? एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ प्रोविजंस जो कि हमें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद बजट जो है वो हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स क्या थी और गवर्नमेंट को क्या क्या लूप होल्स रहे। वो तो हमें बजटिंग से ही पता चलता है ना कि एक गवर्नमेंट की क्या क्या अचीवमेंट्स रही और एक गवर्नमेंट जो है उसकी क्या क्या लूप होल्स रहे। अगर इस साल में कोई लूप होल्स रहे, अगर इस साल के जो बजट है उसमें हमने कोई उसमें हमने कोई जो है कोई लूप होलिंग्स देखी, हमने उसमें क्या देखा, हमें उसमें कोई डेफिशिएंसीज रही, तो बजटिंग की वजह से ही हमें जो है ये समझ में आता है कि क्या क्या डेफिशिएंसीज थी और किस तरीके से हम उन डेफिशिएंसीज को आने वाले साल में ओवरकम करेंगे। समझ आई बात? उसके बाद बजटिंग से हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल पोजीशन क्या है रिसीट्स की और एक्सपेंडिचर्स की। ठीक है, क्योंकि बजट हमें माइन्यूट डिटेल्स देता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। ठीक है, और बजट जो है जैसे मैंने आपको बताया हमें शॉर्टफॉल दिखाता है रिसीट्स का और हमें यह भी बताता है कि किस तरीके से हम इस शॉर्टफॉल को ओवरकम करें, और बजट हमें यह भी बताता है कि किस तरीके से अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू रेवेन्यू, किस तरीके से इसको हम फिर वापस उस पोर्शन पे लाए जहां हमारे पास जीरो बजट होगा, यानी कि हमारे पास जीरो बजटिंग होगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर। समझ आई बात? तो दैट मीन्स ओवरऑल बजटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के थ्रू हम अपना एक्सपेंडिचर, अपना रेवेन्यू, अपने प्रोग्राम्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स, एक्टिविटीज़, प्लान्स वगैरह देख पाते हैं। अगर बजटिंग ना हो तो ये सारा एक हैफेजर्ड मैनर में रहेगा और हम इस चीज़ को जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? So, with this, I will conclude my today's lecture. ये आपका चैप्टर 2 था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप मुझे मेरे email knowtherules123@gmail.com पे मेल कर सकते हैं,
या फेसबुक पेज पे नो द सर्विस रूल्स पे जो उस नाम से है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाइए सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसे मैं बताती हूँ आपको कि सो दैट आई होप कि ये कंटेंट सब तक पहुँच जाए और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।